हेलो स्टूडेंट्स, आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अजंता गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर, एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हमारा व्याख्यान है रेने डेकार्ट 1596 to 1650। स्टूडेंट्स, डेकार्ट का युग अगर हम जानना चाहें तो उसके लिए हमें पूरे पाश्चात्य दर्शन को, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी को 3 भागों में बांटना पड़ेगा। पहला वो भाग है जो प्राचीन दर्शन या एंशिएंट फिलॉसफी कहलाता है, जो सुकरात, प्लेटो जो हमने पढ़े थे, अरस्तु, प्लॉटिनस, ये सारे दार्शनिक उस प्राचीन युग में आते हैं, जो पूर्णतया एक दार्शनिक चिंतन से परिपूर्ण युग था। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के द्वारा जो दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए गए, जो वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की गई, उसका प्रभाव हमें आने वाले पाश्चात्य दर्शन के विभिन्न दार्शनिकों में देखने को मिलता है। शुद्ध दार्शनिक चिंतन की एक लंबी परंपरा उस समय चरम सीमा पे पहुंच जाती है जहां शनय शनय धर्म का प्रभाव बढ़ जाता है और चिंतन की परंपरा कहीं पीछे छिप जाती है। धर्म के प्रभाव से जो मध्ययुग का काल था, उसमें पोप, पादरी, चर्च आदि का प्रभाव बढ़ जाता है और उसका प्रभाव ये होता है कि वहाँ से प्रसारित होने वाले सिद्धांतों, नियमों, कायदों की मान्यता बढ़ जाती है और एक लंबे समय तक हमने जैसे ऑगस्टाइन, सेंट थॉमस एक्विनास को पढ़ा था, ऐसे ही ऑगस्टाइन और अन्य दार्शनिक उस मध्य युग के अंदर पाए जाते हैं, जो चर्च के रूप में या चर्च के परिप्रेक्ष्य में अपने विचारों को रखते हैं और यहाँ पर चिंतन की बजाय श्रद्धा या फेथ का प्रभाव बढ़ जाता है। शनय शनय जिस तरीके से दार्शनिक चिंतन परिदृश्य से बाहर चला गया था, वैसे ही कुछ समय तक मध्ययुगीन धर्म का प्रभाव रहता है और ऐसा प्रभाव रहता है कि जिसमें कोई भी विचार यदि चर्च से समर्थित नहीं है, यदि पोप, पादरियों के द्वारा स्वीकार्य नहीं है, तो उसके विषय में समाज के अंदर स्वीकारोक्ति नहीं रहती थी। और ऐसे में कई बार तो ऐसा भी हुआ कि किसी वैज्ञानिक ने कोई ऐसी खोज प्रकाशित की जो चर्च को मान्य नहीं हुई, तो उस वैज्ञानिक को ईसाई जांच न्यायालय ने कड़े से कड़ा दंड दिया, यहाँ तक कि फांसी तक भी उनको दे दी गई। और ऐसे ही एक दशा दार्शनिक वैज्ञानिक गैलीलियो के साथ भी हुई और इसीलिए कहते हैं कि उनसे समर्थन या उनके विचारों से सहमति रखने वाले जो दार्शनिक थे, क्योंकि हम मध्य युग के बाद में जो दर्शन आएगा वो आधुनिक युग आएगा और आधुनिक युग पूर्णतः वैज्ञानिक समर्थित युग था दर्शन के क्षेत्र में, जहाँ पर गणित, चिकित्सा विज्ञान, भौतिक शास्त्रियों का प्रभाव था। तो ऐसे में जब आधुनिक युग का आरंभ होता है, उससे पूर्व मध्य युग में डेकार्ट ने भी कुछ ऐसे विचार, दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए जो गैलीलियो के ही समान थे, परंतु गैलीलियो का हश्र देखकर डेकार्ट ने अपने उन विचारों का प्रकाशन रोक लिया। हालांकि डेकार्ट कहते हैं कि मैं श्रद्धालु ईसाई हूँ और ईसाई धर्म के अंदर पूर्ण रूप से चर्च के प्रभुत्व को भी स्वीकार करता हूँ, किंतु दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में चर्च के प्रभुत्व को लेकर उनके मन में अंतर्द्वंद ही रहा था। दर्शन और विज्ञान की चर्च से स्वतंत्रता का विचार उनके मन में बार बार उठता था, क्योंकि बेसिकली डेकार्ट एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे
जब आधुनिक युग आरंभ होता है और डेकार्ट का पदार्पण होता है, तो हम देखते हैं आधुनिक युग की जो समस्या थी वो प्राचीन, या जिसको कि हम ग्रीक फिलॉसफी कहते हैं, जहाँ उस ग्रीक फिलॉसफी में मुख्य रूप से सत्य का अनुसंधान, शुभ की प्राप्ति आदि जैसे प्रमुख विचार थे जो जिनकी चर्चा वहाँ होती थी। परंतु जब आधुनिक युग आरंभ होता है डेकार्ट से, तो आधुनिक युग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी दार्शनिक हम पढ़ेंगे आगे, स्पिनोज़ा हैं, डेकार्ट हैं, लाइबनीज़ हैं, बर्कले हैं, बहुत सारे ऐसे दार्शनिकों को हम पढ़ेंगे, लॉक हैं। ये सारे दार्शनिक बेसिकली या तो गणितज्ञ थे, या तो चिकित्सा शास्त्री थे, या तो भौतिक शास्त्री थे। और जब इन्होंने दर्शन के क्षेत्र में पदार्पण किया तो उन्हें यह क्षेत्र बड़ा रुचिकर लगा। उन्हें लगा कि इस दर्शन क्षेत्र में जिन प्रश्नों पर, जिन समस्याओं पर विचार किया जाता है वे बड़ी रुचिकर हैं। परंतु दर्शन की जो समस्या उनको लगी वो ये कि किसी भी दार्शनिक समस्या का कोई एक सर्वमान्य हल वो नहीं दे पाते हैं, कोई निश्चयात्मक हल वो प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जो पुनरुक्तियों पर आधारित होता है, वहाँ पे सभी जो निष्कर्ष होते हैं वे निश्चित होते हैं, सर्वमान्य होते हैं। तो उन्होंने ये प्रयास किया कि दर्शन के क्षेत्र में भी गणित जैसी अनाशक्यता या निश्चयात्मकता प्रस्तुत की जाए। और इसीलिए उनका जो द्वंद्व था कि वो दर्शन और धर्म, इन दोनों के बीच में वो द्वंद्व की स्थिति में थे। वो दर्शन में तार्किकता को देखते थे, परंतु धर्म का प्रभाव होने से, मध्य युग में चर्च का प्रभुत्व होने से उनमें ये हम कह सकते एक तरीके से साहस नहीं था कि वो उस फेथ से निकलकर और चिंतन के क्षेत्र में अपनी प्रस्तुति दे सकें। डेकार्ट का ये अंतर्द्वंद उनके प्रिंसिपल्स के अंतिम 2 वाक्यों में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अपनी वैयक्तिक सीमाओं को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए मैं कोई भी अधिकारपूर्ण दावा नहीं करता। मैं अपने सारे विचारों के प्रामाण्य के लिए चर्च के प्रभुत्व को स्वीकार करता हूँ और मेरे से ज़्यादा समझदार व्यक्तियों के निर्णय को मैं मानता हूँ। डेकार्ट ने अपने इस गणितीय ज्ञान को दर्शन के क्षेत्र में लगाया और एक दार्शनिक प्रविधि विकसित करने का प्रयास किया कि इस विधि का उपयोग करके दर्शन के क्षेत्र में ज्ञान की जो अनिश्चितता है उनके अनुसार, उस अनिश्चितता को दूर किया जा सके और दार्शनिक समस्याओं के सर्वमान्य समाधान प्रस्तुत किए जा सकें। उनकी दार्शनिक विधि के 4 नियम थे। पहला नियम, जब तक मुझे किसी चीज़ की सत्यता का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो जाए तब तक उसे किसी भी रूप में सत्य नहीं मानना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अक्सर मनुष्य की यह प्रवृत्ति होती है कि वो किसी भी धारणा को तुरंत बना लेता है। पूर्वाग्रह उसके मन में अंदर होते हैं, यानी वो पुराने विचारों से ग्रसित होता है और उन पुराने विचारों को देखते हुए वह कोई भी एक धारणा किसी भी वस्तु या विचार के बारे में बना लेता है। वह ऐसा नहीं करे। अपनी धारणा में केवल वही चीज़ ग्रहण करना जो मेरे मन चक्षु के समक्ष इतनी स्पष्ट और विभेदपूर्ण है कि उसकी सत्यता में संदेह करने का मुझे मौका ना मिले। उनका अर्थ ये था कि मैं अपने ऐन्द्रिक ज्ञान को इतना पक्का कर लूँ कि जो भी मेरे मन और चक्षु अर्थात मेरी इंद्रियों के सम्मुख जो भी ज्ञान है वो बिल्कुल स्पष्ट हो। न सिर्फ उसका स्वरूप स्पष्ट हो बल्कि वह अन्य वस्तुओं से भी उसका भेद आसानी से किया जा सके। अर्थात किसी भी प्रकार की कोई अनिश्चितता मेरे मन में जब तक नहीं होगी उस वस्तु के ज्ञान को प्राप्त करने में, तब तक मैं उस वस्तु को उस रूप में ग्रहण नहीं करूं। कोई वस्तु मेरे सम्मुख है, जब तक मैं उस वस्तु के सभी पक्षों को ठीक से नहीं जान लूं तब तक मैं उसको स्वीकार ना करूं। तो पहला नियम है कि हमें ज्ञान की स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा, जब भी किसी समस्या पर विचार करना हो तो उसके उचित समाधान के लिए
उसका यथासंभव और यथेष्ट अवयवों में विश्लेषण करना। कई बार समस्या सरल होती है, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है कि समस्या का स्वरूप सरल हो। ज़्यादातर समय समस्याएं बहुत जटिल रूप में होती हैं, और ऐसे में उस समस्या को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। कोई भी चीज़ जब हिस्सों में या छोटे छोटे भागों में बांटकर जांची जाएगी तो उसको जानना और जांचना आसान होगा। इसलिए यदि हमारे सम्मुख कोई समस्या है तो उसको हम यथेष्ट यानी जितने भी आवश्यक हिस्से हों उसके अंदर हम उसको विभक्त कर लें। तीसरा जो दार्शनिक विधि का नियम है उसके अनुसार किसी भी प्रश्न पर व्यवस्थित ढंग से विचार करना चाहिए, अर्थात सरल, सहज और सुगम्य चीज़ों के ज्ञान से शुरू करके धीरे धीरे एक निश्चित क्रम में बढ़ते हुए उन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना जो इन सरल, सहज और सुगम्य चीज़ों से बनी हैं और जटिलतर हैं। एक लाइन में अगर हम इस बात को समझें तो हम कहेंगे कि सरलता से जटिलता की ओर जाएं। यदि कोई समस्या हमारे सम्मुख है, अक्सर हम जब आपस में बात करते हैं तो बहुत तरह के लोगों के बहुत विचार होते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि यदि आपके कोई प्रश्न जो कठिन प्रश्न है आप उसको पहले हल करें, कोई कहता है सरल प्रश्न को हल करें। डेकार्ट का मानना है कि यदि हम समस्या को सरलता से जटिलता की ओर जाते हुए समझेंगे और सुलझाने का प्रयास करेंगे तो हम उसके अंदर सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार विचारों में एक प्रकार की क्रमबद्धता ले आना, क्योंकि कोई भी जो समस्या होती है वो छोटी छोटी इकाइयों से बनती है। तो अगर हम एक सरल इकाई से फिर जटिल और उससे जटिल और जटिल जटिलतर इस तरह से उस समस्या को समझेंगे तो उसके अंदर एक क्रमबद्धता आ जाएगी और ऐसे में किसी भी प्रकार का क्रमबद्धता का अभाव भी हमें वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। दार्शनिक विधि का चतुर्थ नियम है कि अपने विचारों में कदम कदम पर इस प्रकार की परिगणना और सर्वेक्षण कर लेना ताकि मुझसे इस बात का पूर्ण निश्चय हो जाए कि मेरी विचार श्रृंखला में कहीं कोई बात छूट तो नहीं गई है। हम कहते हैं सिंहावलोकन करना, अर्थात जैसे सिंह चलते चलते पीछे मुड़ के देखता है, ठीक उसी प्रकार से हमने समस्या को अच्छे से जान लिया, हमने समस्या को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर लिया, उस समस्या के छोटे छोटे भागों को सरल से जटिलता की ओर जाकर उसका हमने समाधान ढूंढने का प्रयास कर लिया। और इन सब के बावजूद भी हम जब उस समस्या पर या अपने विचारों पर जब नज़र डालें तो या उसकी परिगणना या सर्वेक्षण करने का प्रयास हमें करना चाहिए, अर्थात हम इस बात को अवश्य सुनिश्चित कर लें कि जो समस्या या जो विचार जिस पर किया जा रहा है उसमें कोई ऐसा बिंदु तो नहीं है जो विश्लेषण से या मेरी विचार श्रृंखला से छूट गया हो। डेकार्ट ने जिस ढंग से इन नियमों को अभिव्यक्त किया है उससे स्पष्ट होता है कि वे नियम इतने अधिक व्यापक हैं कि वे किसी भी समस्या के समाधान के लिए नियोजित विचार प्रक्रिया के संबंध में लागू हो सकते हैं। उन्होंने यह प्रविधि दरअसल लागू तो की है दर्शन के क्षेत्र में ज्ञान की स्पष्टता के लिए, अनाशक्यता के लिए, निश्चितता के लिए, परंतु उनका मानना है कि मेरी यह गणितीय विधि, मेरी यह विधि प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसको जिस भी क्षेत्र में लागू करेंगे वह एक सही समाधान प्रस्तुत करेगी। उनका कहना है कि मेरी विधि प्रणाली किसी भी विषय विशेष से बंधी हुई नहीं है, इसलिए दर्शन और गणित के अलावा विज्ञान की किसी भी समस्या के संबंध में यह समान रूप से अपनाई जा सकती है। मान लीजिए आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई एक ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ गई है, तो आप डेकार्ट की इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप पहले अपनी समस्या को समझें कि भाई आखिर प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद में उस समस्या को विभक्त कर लें
कि यह समस्या एक ही समस्या है या इसके विभिन्न अंग हैं, अलग अलग लोगों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं, और फिर जो सबसे सरल समस्या का हिस्सा है पहले उसको सुलझाएं, फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं, अगर हम एक साथ छठी सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जख्मी होने का गुंजाइश हो जाएगी। तो डेकार्ट कहते हैं सीढ़ी दर सीढ़ी, यानी सरलता से जटिलता की ओर अगर हम चलते हैं तो हम उसको ठीक प्रकार से जान पाएंगे, सुलझा पाएंगे, और सबसे अंत में जब हमें लगे कि हमने इस विचार को जान लिया है, समस्या को पहचान लिया है, उसका समाधान हमने कर लिया है, तो एक बार फिर से उस समस्या को जानें कि क्या हमसे कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात समस्या में छूट तो नहीं गई है। तो इसलिए डेकार्ट की ये जो समस्या है उसको लेकर वो कहते हैं कि हम इस प्रविधि का इस्तेमाल अपने सामान्य जीवन में भी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि इन नियमों को हम किसी समस्या विशेष के समाधान की प्रक्रिया के प्रसंग में रख कर देखें तो हमें पता चलेगा कि किसी चीज़ को स्पष्ट, बिल्कुल एकदम क्लियर और विभेदपूर्ण डिस्टिंक्टिव तरीके से अगर जानना क्या होता है और इस समस्या के अवयवों का अपर्याप्त विश्लेषण क्या होता है। जब मतलब यहाँ ये कहने का अर्थ डेकार्ट का इतना ही है कि सैद्धांतिक रूप से जो प्रविधि या जो टेक्निक या जो दार्शनिक विधि बताई गई है, इसकी सफलता जब इसको हम व्यवहारिक रूप में उत्पन्न होने वाली समस्या में रख कर देखेंगे तभी हमें पता चल पाएगा। स्पष्ट और विभेदपूर्ण ज्ञान की धारणा के अस्पष्ट होने तथा 4 नियमों को समझने में कठिनाई के बावजूद भी डेकार्ट की, मतलब कई कठिनाइयाँ इसमें हो सकता है बार बार उसके समाधान में आए, परंतु फिर भी डेकार्ट की प्रविधि की 2 प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। पहली विशेषता है कि यह दार्शनिक प्रणाली स्वरूपतः विश्लेषणात्मक है। उन्होंने इसे खोज करने की विधि भी कहा है, और विश्लेषणात्मक प्रकार की जो प्रविधि है वो कहते हैं हम कोई भी समस्या अथवा प्रश्न लें तो उसके समाधान के लिए पहले उसका सुगम्य अवयवों में विश्लेषण किया जाए तो वह विश्लेषणात्मक पद्धति मानी जाएगी। डेकार्ट की विधि की दूसरी विशेषता है कि उनके विचार में इस विधि के बहुविध उपयोग हैं। हमने अभी देखा कि डेकार्ट मानते हैं भले ही मैंने यह विधि मेरी गणितीय पद्धति है और मैंने इसको दर्शन के क्षेत्र में अनाशक्य और निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगाया है, परंतु दरअसल इस विधि के बहुविध उपयोग हैं। इसका न केवल वैज्ञानिक खोज और दार्शनिक खोज के सिलसिले में ही प्रयोग किया जा सकता है, बल्कि ज्ञान अर्जन के किसी भी क्षेत्र में इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। डेकार्ट की इस मान्यता से यही प्रतीत होता है कि वे गणित, दर्शन और विज्ञान आदि ज्ञान के सभी अंगों को एक ही कड़ी के रूप में पिरोना चाहते हैं। मतलब वो ये इस विधि का उपयोग करके शायद ज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं उनको सम रूप में रख के और एक ही प्रविधि का प्रयोग सभी क्षेत्रों में करके ये बताना चाहते हैं कि उनकी प्रविधि कितनी स्ट्रॉन्ग है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रस्तुत पद्धति में डेकार्ट किस प्रकार से दार्शनिक ज्ञान के लिए अनाशक्य और निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करता है। धन्यवाद।